अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो आज नया टॉपिक है, नए लेक्चर में नया टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग बोहर मॉडल को और जो हमने पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसको हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्पेक्ट्रम के बारे में, वो बोहर के मॉडल के थ्रू हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक जो किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। ठीक, हमको ये बात पता है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है ना, एवरी ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, तो अगर मान लें, सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है रिटर्न बैक आ रहा है कहीं से, मान लेते हैं E2 से E1 जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है E2 से रिटर्न आ रहा है कहाँ पे, E1, तो एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। ठीक है ना, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आएगा हम उसको मान लेते हैं कि वो आएगा E2 माइनस E1। ओके, अब हम इस पर जब हम प्लैंक की क्वांटम थ्योरी लगाएंगे तो चेंज इन एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के बराबर होती है। ठीक है, या रेडिएशन के बराबर होती है। ठीक, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें इसकी तो हमको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, चेंज इन एनर्जी अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, और प्रीवियसली हमने पढ़ रखा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लैम्डा के। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो हम देख सकते हैं कि ये होगा सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स डेल्टा ई अपॉन एच, या इसको हम और सॉल्व करें तो हमको मिलेगा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन जो है एक डेफिनेट वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। ट्रांजिशन का मतलब शिफ्टिंग, मतलब ये इनर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ रहा है या इधर जा रहा है या यहाँ पे आ रहा है या यहाँ वापस जा रहा है, मतलब ट्रांजिशन जो हो रहा है यानी चेंज जो हो रहा है स्टेट का या ऑर्बिट का जो चेंज हो रहा है वो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी जो होती है चेंज होती है। और एनर्जी जब चेंज होती है, ट्रांजिशन जब होता है, तो एक डेफिनेट वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये एनर्जी किससे कैलकुलेट होगी, एच सी बाई लैम्डा से। कंसीडर करिए कि ये जो ऑर्बिट है वो N1 और N2 है। ठीक है, N1 और N2 हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी, एनर्जी E1 मान लेते हैं फॉर N1 ऑर्बिट के लिए, हम एनर्जी को E1 मान लें सपोज करें, तो हमको क्या एनर्जी मिलेगी, हमने प्रीवियसली इसको बोर मॉडल में डिराइव भी कर रखा है, जो होगी क्या, 2 पाई स्क्वायर M e⁴ k स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी देखें तो N2 के लिए, तो हमारे पास क्या होगी, 2 पाई स्क्वायर M e⁴ k स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर एच स्क्वायर। तो दोनों ऑर्बिट के लिए, यानी मान लीजिए तो ये लोअर स्टेट था हमारा, ये हायर स्टेट, तो दोनों के लिए हमारे पास एनर्जी क्या हुई, ये हुई। तो अगर हम इसके लिए हम डेल्टा ई कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगा, E2 माइनस E1। जब हम दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, 2 पाई स्क्वायर M e⁴ k स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस, हिंदी ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि दो साइन एक साथ मैसअप ना हो, तो माइनस 2 पाई स्क्वायर M e⁴ k स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने दोनों की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट की। ठीक, तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से कुछ कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर, जो कॉमन होगा उसको हम बाहर कर ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल, जो कॉमन चीज़ है उसको हम लोग बाहर कर लें तो अंदर हमको क्या मिलेगा, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, इसको रिवर्स किया है ताकि साइन का जो मतलब माइनस साइन हट जाए। ठीक है, तो ये हमको मिल गया आपका इक्वेशन। ठीक, अब इसमें सारे कांस्टेंट्स हैं, तो अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ रखें तो डेल्टा ई को हमने ऊपर कैलकुलेट किया था एच सी बाई लैम्डा, तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट करें तो 2 पाई स्क्वायर M e⁴ k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से अगर हम इसको 1/लैम्डा कर दें तो एच सी इधर आ जाएगा, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा पूरा टर्म, 2 पाई स्क्वायर M e⁴ k स्क्वायर अपॉन H³ c 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्लियर, और इन सारे की जब हम वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है, जब हम इन सब की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमको टू बी एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है आर एच के।
जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ रखा था, क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो ये वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर m e⁻⁴ k² अपॉन h³ ये आपस में इक्वल होता है, और ये जो आर एच है ये है क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और हमने लास्ट के और 2-3 लेक्चर पहले हमने इसको देख रखा था ऑलरेडी, जो रिडबर्ग ने फार्मूला डिराइव किया था। देखिए वो और ये फार्मूला लगभग सेम हो गया। अब 1/λ को हमको ऑलरेडी पता है कि 1/λ क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो न्यू बार यहाँ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर एच 1/n1² माइनस 1/n2²। ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि बोहर का मॉडल जो था वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा था ईजिली। ठीक है ना, बोहर का मॉडल स्पेक्ट्रम को ईजिली एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस तरह से हम बोहर का मॉडल इस्तेमाल करके हम स्पेक्ट्रम का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ही रिलेटेड था, इसलिए हमने इसका स्पेक्ट्रम देखा। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियसली पढ़ रखा था, अब देखिए हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमको बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, फुर्न सीरीज़ सारी मिल जाएगी, चाहे बाल्मर हो चाहे पास्चन हो, ठीक है, चाहे लाइमन सीरीज़ हो, सारी सीरीज़ेज हमको इसी फार्मूले के थ्रू मिल जाएगी। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम की बात थी वो बोहर मॉडल से एक्सप्लेन हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से बोहर मॉडल का ट्रू नेचर, मतलब ये ट्रू एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो असली एटम का स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ करीब पहुंच गया था मामला। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम के इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, उसके बाद फिर हम और बात करें तो जैसे जो इससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना, इन फार्मूलेस के इस्तेमाल करके, वो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हो रही थी उसके क्लोज एग्रीमेंट में थी। मतलब जो बोहर मॉडल से जो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे और जो एक्सपेरिमेंटली कर रहे थे वो नियरली इक्वल हो रही थी। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली अलग हो रहा था और बोहर का मॉडल थ्योरेटिकली बात कर रहा था, तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो नियरली सेम थी, क्लोज एग्रीमेंट थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी फॉर हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा जो है बोहर के मॉडल से जो हम आर एच वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इससे जो हमने आर एच वैल्यू कैलकुलेट की वो ट्रू टू दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था। ठीक है, मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था उसके और जो इस कैलकुलेशन से यानी थ्योरेटिकली जो डिटरमाइन किया दोनों की इक्वल हो रही थी वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए ये जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास He+ हो गया, Li2+ हो गया, ये सब जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ हैं। इसके जो स्पेक्ट्रम थे और जो इनकी इमिशन स्पेक्ट्रा थी या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा थी, उसको इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन जो है हम इसको बोहर मॉडल के थ्रू ईजिली एक्सप्लेन कर पा रहे थे। इसीलिए बोहर का जो मॉडल था ये मोस्टली हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है ना, तो इसी वजह से बोहर का मॉडल हम लोग ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ते हैं। ठीक है, अगेन हर चीज़ पर नहीं कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर मामलों पर जो बोहर का मॉडल था वो अप्लाई हो रहा था, यानी स्पेक्ट्रम के ऊपर या फिर हम बात करें रिडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ का अगर हम स्पेक्ट्रम कैलकुलेट कर रहे थे तो वो एक्सपेरिमेंटली ट्रू आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम नोटिस करते हैं कि कुछ ना कुछ बोहर मॉडल में कमी भी थी, तो उसको भी इसी लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या क्या थी। ठीक है, कुछ इनमें छोटी मोटी कमी रह गई थी जिनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे लिमिटेशंस की बात की जाए तो इनका जो था वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ी बात कि इनका जो सारा एटम का जो मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे था। मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, मतलब अब जेड हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और प्रोटॉन भी 1 होगा। ठीक है, तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पर इनका मॉडल बेस था, ना कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे। जब हम इनका मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पर अप्लाई कर रहे थे तो हमको मतलब क्लोज एग्रीमेंट में वैल्यूज़ नहीं मिल रही थी, उनमें कुछ डिस्टर्बेंस मिल रहा था। ठीक है, इसके अलावा फिर जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, अब जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, देखिए जीमान इफेक्ट बोलते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिल रही थी स्पेक्ट्रम में उसकी स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में। और स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम चीज़। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब हम इन लाइंस को चेक कर रहे थे तो हमें कुछ डिस्टर्बेंस मिल रही थी, उसके बारे में इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था।
तीसरी बात, इनका मॉडल जो था वो 3 डायमेंशनल नहीं था, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल मॉडल के बारे में ये बात नहीं करते। इनका जो मॉडल था बोर का वो मोस्टली बेस्ड था किस पे, 2D बेस्ड था, ठीक है, 2 डायमेंशन के ऊपर, 2 डायमेंशन पर बेस्ड था, ना कि 3D मॉडल पे, ठीक है ना। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स थे उनके शेप्स के बारे में, यानी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में ये इनका जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि क्यों, जैसे जैसे मान लिया अमोनिया की बात करें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, CO2 की बात करें तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, CH4 की बात करें तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये सब स्ट्रक्चर क्यों मिल रहे थे हमको, इसके बारे में इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये डी ब्रॉगली के, डी ब्रॉगली, ठीक है, स्पेलिंग ब्रॉगली लिखी जाती है, प्रोनाउंसिएशन डी ब्रोए होता है, ठीक है, किसी और ज़बान का है तो इस वजह से प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आता है। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात हम समझा देते हैं। डी ब्रॉगली जो होता है बेसिकली, जैसे हमने अभी 2 थ्योरीज पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो इससे पता चला कि रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। सेम डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट मैटर के लिए अप्लाई होता है कि कोई भी मैटर ये भी डुअल नेचर दिखाता है, ठीक है ना, डुअल नेचर दिखाता है। तो इसका ये जो था ये बोहर से के मॉडल से एग्री नहीं हो रहा था। उसके अलावा फिर हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पोजीशन और मोमेंटम जो होती है, ठीक है, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम अनसर्टेन होती है, मतलब फिक्स नहीं होती, एक साथ हम नहीं बता सकते। तो ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो फर्दर हम इनको और डिटेल में आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल लिमिटेशंस यही थी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे अप्लाई नहीं होता, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन करता, ये 3D मॉडल नहीं बताता, ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को नहीं बताता, ये डी ब्रॉगली और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, पूरा बोहर मॉडल 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यही कॉन्सेप्ट जिसको हमने बोला डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, उसके बाद देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये दोनों लगभग सेम ही वीडियोज़ में रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई डाउट होगा अगर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।